नमस्कार, किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खेती किसानी का परम सत्य और मैं हूं परमेंद्र मोहन। आज हमारे साथ जुड़े हैं खेती किसानी को देश में नई पहचान देने वाले राजस्थान के वो जाने-माने नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं इन सभी मेहमानों से, जिन्होंने अपने प्रयोगों, अपनी अलग सोच, अपनी अथक मेहनत से न सिर्फ राजस्थान, बल्कि देश को भी खेती-किसानी के क्षेत्र में तरक्की की एक नई राह दिखाई है। लाखों किसानों को इन्होंने खेती के नए तरीकों के बारे में बताया है और सबसे पहले आपका परिचय कराएँ। हमारे साथ जुड़े हैं पद्मश्री किसान श्री सुंदराराम वर्मा जी, जो राजस्थान के सीकर के हैं। सिर्फ 1 लीटर पानी से पेड़ उगाने की तकनीक, जो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, उन्होंने उसे सच में बदला और 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों पौधों को इन्होंने इस तकनीक से पेड़ों में बदला है। सुंदराराम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार। एक एक जी, जी। एक और पद्मश्री किसान जगदीश पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश पारिक जी जैविक खेती के क्षेत्र में अपने प्रयोगों के लिए देश और देश से बाहर भी जाने जाते हैं। इन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इन्होंने 11 किलो का गोभी उगाकर दुनिया को चौंका दिया था और गोभी की एक नई किस्म इन्होंने खुद विकसित की। उसे लेकर के जगदीश पारिक जी, जो राजस्थान में एक अलग तरह से खेती के बारे में किसानों के लिए एक आइकॉन बने हैं, आदर्श बने हैं। जगदीश पारिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार। सीकर से ही जुड़े हैं मशहूर किसान कान सिंह निर्वाण जी। गौ आधारित कृषि से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं निर्वाण जी और केंद्र से लेकर राजस्थान सरकार की कृषि सलाहकार समितियों में भी शामिल है और किसानों को बताते रहे कि जैविक खेती की जो हम बात करते हैं तो वो गौ आधारित खेती के बिना संभव ही नहीं है। कान सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। धन्यवाद सर, नमस्कार। जी, और हम स्वागत करते हैं जोधपुर जिले के नौसर गांव के प्रगतिशील किसान रावल चंद पंचारिया जी का, जो जैविक खेती के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट पहचान है। किसान ऑफ इंडिया पर हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे इन्होंने जैविक खेती को बिल्कुल एक नई राह दी है। किसानों को बताया है कि ये घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि अगर किसान चाहे इसे सही तरीके से खेती करे तो जैविक खेती से उनकी आय काफी बढ़ सकती है। इन्होंने सफेद शकरकंद की नई किस्म इजाद की थी और आज के वक्त में इनकी जैविक खेती को नई दिशा दिखाने में, नई दिशा देने में एक विशिष्ट स्थान है। रावलचंद पिचारिया जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है किसान ऑफ इंडिया के इस मंच पर। जी, आपका वो म्यूट है। तो राजस्थान के इन सभी खास मेहमानों से आज हम बात करने जा रहे हैं। कल जो राज्य सरकार ने अपना कृषि बजट पेश किया था, ये कृषि बजट बेहद खास है। खास इस मायने में क्योंकि अलग से ये राजस्थान सरकार का पहला कृषि बजट है। तो इसके अलग-अलग पहलुओं पर हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि क्यों खास है, कितनी बदलने वाली है राजस्थान के खेती किसानी की तस्वीर इस बजट में और सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों का क्या असर पड़ने वाला है किसानों की जिंदगी पर, खेती किसानी की एक जो पूरी मुकम्मल तस्वीर जो है उस पर। राजस्थान के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ सिंचाई के लिए पानी की किल्लत रहती है एक बहुत बड़े इलाके में और बजट में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद इस बजट में जताई गई है। तो पहला सवाल श्री सुंदराराम जी से हमारा है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? राजस्थान में सिंचाई और जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा की गई है, इससे कितनी तस्वीर बदलती देख रहे हैं?
देखिए, जो कोई भी बड़ी योजना अगर बनती है, तो उसमें बहुत बड़े किसानों को लाभ होता है। और जो भी ये सिंचाई की योजना हो, चाहे जो खालें हैं, पुरानी जो नहरें हैं, उनकी मरम्मत हो, या जहाँ पानी की कमी है नहरी एरिया में, वहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था हो, ये जो बड़े प्रावधान किए गए हैं, इनसे निश्चित रूप से किसानों को काफ़ी लाभ होगा। जी। और सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 2700 करोड़ का प्रस्ताव है। तो ये सूक्ष्म सिंचाई जो है वो किस तरह के खेती से जुड़े किसानों को मदद करने वाली है? सूक्ष्म सिंचाई तो है बहुत पहले से, लेकिन इन्होंने दायरा थोड़ा काफ़ी बढ़ा दिया, एक तो ये जी, बात है। और दूसरा, थोड़ी उसमें जो अनुदान है वो भी बढ़ाया है। तो ये सब बातें हैं, उससे काफ़ी किसानों को लाभ मिलेगा इन सब चीज़ों से। दोनों जी, बातें हैं कि दायरा भी बढ़ाया है और जो क्षेत्र है, उसका कार्य क्षेत्र है, वो भी बढ़ाया है। सोलर पंप है तो उसपे भी अनुदान थोड़ा बढ़ाया है, और ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं एक थोड़ा जनरल कमेंट करना चाहूँगा एक बात में। जी, 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 हाँ, एक तो ये है कि ये जो बजट है, कुछ बजट ऐसे होते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, लेकिन तत्काल कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता कुछ योजनाओं में। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत किसानों की तादाद है, वो एक व्यक्तिगत लाभ में जाएगी। जैसे बड़ी माँग थी तारबंदी व्यक्तिगत हो, 3 किसान अगर मिलकर करते थे तो इसका किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, कई उसमें अड़चनें आती थी। तो एक तारबंदी है, फलदार पौधों पे 50 से बढ़ाकर 75% अनुदान है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि किसानों को सीधा फ़ायदा होगा। दिन में बिजली अगर 1 वर्ष में देते हैं, वो 7-8 जिलों में पहले से दे रहे हैं और बाकी 17 जिलों में अब दे रहे हैं, देने की उन्होंने किया है, तो एक सीधा किसान को उसमें फ़ायदा होगा। आपने पिछले साल 2 साल पहले देखा होगा टिड्डी से कितना बड़ा नुकसान हुआ था। सारे जो योजनाएँ थी वो सब फ़ेल हुई थी कि कोई भी ट्रैक्टर फसल के अंदर जाकर वो छिड़काव नहीं कर सकता। किसान अकेला जाकर व्यक्तिगत छिड़काव नहीं कर सकता, क्योंकि टिड्डी का दायरा वो कई किलोमीटरों में होता है। तो जो 1000 ड्रोन की ये जो व्यवस्था है, वो सारी बहुत मतलब उसमें फ़ायदा होगा। एक तरह से आपदा हो जाती है। दूध का पैसा ₹2 से बढ़ाकर जो अनुदान ₹5 किया है, वो बहुत सारे किसान इसमें मतलब कवर होंगे। एक सीधा उनको फ़ायदा होगा। और 5 लाख किसानों को नए जो बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा, तो वो एक दायरा काफ़ी बढ़ गया। और सबसे बड़ी माँग थी कि जैविक कमोडिटी बोर्ड का गठन हो, ताकि जैविक उत्पाद है, उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हो, तो वो एक बड़ी माँग थी किसानों की, वो उन्होंने किया है। तो ये सारी अनेक कृषि महाविद्यालय हैं, ब्लॉक स्तर पर नंदीशाला, जिसमें 1 करोड़ का वो फंड दिया जाएगा। ये बड़ी बातें हैं जो अगर इम्प्लीमेंट होती है तो हर एक किसान इससे प्रभावित होगा और उसको लाभ मिलेगा। जी, ये थोड़ा मेरा विचार था। जी। कान सिंह निर्वाल जी, मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में राजस्थान सरकार ने किया है। तो जैविक खेती को लेकर के लगातार देश में आज भी प्रधानमंत्री ने ये बताया कि कृषि को कैसे, जो 7 मंत्र उन्होंने दिए उसमें जैविक खेती पर उनका खासा फोकस था। तो मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन की जो घोषणा हुई है, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उससे आप राजस्थान में जैविक खेती को कितना बढ़ावा मिलता हुआ देख रहे हैं? आप तो खुद जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और लगातार इसको प्रोत्साहन देने की बात करते रहे, तो कैसे ये लाभप्रद होगा? सर, मैं पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत लुभावना और बहुत सुंदर, जिसकी धरातल पे उतरने की बहुत कम संभावना है, ऐसा बजट पेश किया। वो हार्ट से, हृदय से किसान के हितैषी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए मेरी बात नहीं रख रहा हूं, लेकिन सरकारों की मानसिकता बन गई है कि किसान को केवल दान पे आधारित रखा जाए। मैंने सरकारों से अनेक बार कहा है
कि किसान को दान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कोई देना नहीं चाहता। ये ऑर्गेनिक पे वहीं आके अटक गए हैं। मैंने सीएम साहब को पहले एक मीटिंग में कहा था कि आप इतने 70 साल में खरबों रुपए खर्च करने के बाद में भी आपकी पूरी मिशनरी लग करके 100 लोगों की लिस्ट नहीं दे सकती जो सरकारी महकमे के अनुसार ऑर्गेनिक खेती करते हो। इस ऑर्गेनिक से क्या भला कराना चाहते हैं, मेरे अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि अटक वही आके जाते हैं। ये इनके हर्ष वही होते हैं, फोकट में केचुओं के पैसे दे देंगे जो केचुए ही नहीं है, कुछ चीजें मुफ्त में बांट देंगे और किसान वही ढाक के 3 पात वही खड़ा मिलेगा इनको। सरकार चाहती नहीं कि किसान आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भरता की ओर क्यों नहीं ले जाते, डोनेशन और दान की बात क्यों करते हैं? मैंने इनसे कहा था कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लागू किया जाए इस प्रदेश में। गाय आधारित कृषि जब तक देश में नहीं आएगी, देश का किसान कभी संबल नहीं बनेगा। हमने इनसे निवेदन किया था कि ये टूरिज्म जो है राजस्थान में यदि जिंदा देखना चाहते हैं तो 3 स्टार और 5 स्टार होटलों से जिंदा नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में जब से कोरोना आया उसमें से स्पेशल फार्म टूरिज्म, कृषि टूरिज्म जो है वो चला है। उसको मेरे जैसे जो किसान जो देश में स्थापित हुए हैं उनकी हमने डोनेशन की बात नहीं की। हमने कहा कि अपनी वेबसाइट पे उनको डोला दीजिए आप, जिससे लोग प्रकृति में। आज भी मेरा गेस्ट हाउस पूरे 2 साल के कोरोना काल में एक दिन भी खाली नहीं रहा, रोज भरा रहता है। तो ऐसे किसान जगह जगह पनपे, क्यों नहीं पनपे? मेरा पूरा सामान मैं मेरी कीमत से जो लोग आते हैं उनको बेचता हूं। तो ऐसे देश में हजारों लाखों किसान तैयार हो सकते हैं। किसान सरकार ध्यान ही नहीं देना चाहती। ये तारबंदी की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि बांस पे डोनेशन दे दीजिए आप। बांस जब तक किसान के 4 दीवारी में लग जाएगा तो टोटल आब हवाओं से बचाएगा, पशुओं की सुरक्षा से बचाएगा, सांप भी खेत में नहीं आ सकेगा, खेत की नमी बाहर नहीं जाने देगा, और मेड से किसान को इनकम शुरू हो जाएगी। कोई ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो है वो आपके इस पे गांजे पे जो परमिशन दे दी, राजस्थान सरकार क्यों नहीं दे रही? गांजा देश के किसानों की तकदीर बदलने का सामर्थ्य रखता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते ये लोग। दूध की कीमत घट जो है उसमें कह रहे हैं कि दान दे दिया। अरे दान क्यों दे दो आप? दुनिया में हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है। एक षड्यंत्र करके इन लोगों ने दूध की कीमत फेर से कर रखी है। हमने बार बार कहा है कि दान मत दो किसान को, आप इस दूध की कीमत जो है फेर से नहीं गुणवत्ता से चालू कर दो। गुणवत्ता से चालू करते इन सबको पता है कि गाय का दूध 100 रुपए किलो बिकेगा, और गाय का दूध जिस दिन 100 रुपए किलो बिकेगा उस दिन गाय घर घर में आ जाएगी। गाय घर घर में आ जाएगी तो देश और किसान और दुनिया का कल्याण हो जाएगा। इस मार्ग पे कोई चलना ही नहीं चाहता। ये ढर्रे वो के वो है। आप साल भर बाद में देखना किसान वही खड़ा मिलेगा। ये डोनेशन के जो बीच बीच में जो सरकारी महकमों के चक्कर काटने वाले लोग हैं वो हवा में ऊपर के ऊपर खा जाएंगे, ऊपर ऊपर के चले जाएंगे। आखिर का किसान वही का वही बैठा मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जी निर्वाण जी, हम आपसे अभी बातचीत जारी ये कहानी है सर। जी जी, अभी लगातार हम बातें जो हमने बताई उनमें से सीधी कहा हमने मैंने मेरे 7 सुझाव थे सरकार को। प्राकृतिक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती को चालू किया जाए। बांस, सहजन 300 गुणों का पेड़ है धरती पे, एक भी किसान के घर पे नहीं है सर, एक भी किसान के घर पे नहीं है। उसपे डोनेशन दे, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करे सरकार, कोई नहीं करना। अब ये ऑर्गेनिक के नाम से इतने झूठे सर्टिफिकेट सब किसानों को बेच रखा है, कंपनियों ने सर्टिफाइड करा रखा है। और वो जो किसान मेरे जैसे और हमारे जितने साथी हैं उन जैसे लोग करते हैं, उनका बाजार में सामान बिकता है मंडी में जाके। और जो झूठे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट गले में डाल के घूम रहे हैं, उनका मार्केट में शोरूम में सामान बिकता है। ये शोरूम वाले दुकानदार सब उनको बेच के खा जाते हैं, उनको भी कोई पैसा नहीं देता। जितनी ऑर्गेनिक की कंपनियां सामान है, मैं दावे से कहता हूं, मंडियों से सामान खरीदते हैं और सर्टिफिकेट किसान का लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ बना करके ऑर्गेनिक की कब्जा करके बैठे हैं। इस सर्टिफिकेट की व्यवस्था ही खत्म करनी चाहिए सरकार को। जी जी, जो प्रमाणित किसान है उसके यहाँ से माल जाके बाहर का तो लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाए और उसका प्रमाणीकरण मिल जाए। जी लेकिन ये नहीं चाहते कोई सरकार। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक जैसे प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को गुजरात में कहा था, यदि वो देश में आज लागू हो जाए तो किसान की आय 6 महीने में दुगनी नहीं 10 गुना होने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन उनकी बात को भी क्रियान्वित नहीं होने देंगे और सीएम साहब की बात को भी ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आने ही नहीं देंगे धरती पे। अभी हम लोग नहीं, इन्होंने
दूध की कीमत फैट की बजाय जो है गुणवत्ता से चालू की। न इन्होंने बांस, सहजन और गिलसीडिया जो चूहे से सबसे ज्यादा किसान परेशान है उसको भगाने वाला पेड़ है, उस पर कोई सब्सिडी लागू की। न इन्होंने जो है गांजे की स्वीकृति दी। न टूरिज्म के जो किसान टूरिस्ट जो है लाते हैं, जो टूरिज्म करते हैं, उनको ये अपनी वेबसाइट पर डालने की कोई बात इनके पास नीति में नहीं आई है। न जीरो बजट प्राकृतिक गो आधारित खेती आई है, केवल ही ऑर्गेनिक खेती आई है। 6 नहीं 12,000 करोड़ का दे देंगे तो भी ढाक के 3 पात वही रहेंगे, केचुए, नकली केचुए घर घर में बांट देंगे और लोगों को 1 साल तक फिर बावड़ा बना देंगे। जगदीश तो मेरा ये सरकारों से कहना है कि सरकार किसान को दान की जगह ज्ञान बांटे और ज्ञान से किसान का जो है वो विकास करे। किसान की हालत वो है जो हनुमान जी की है। हनुमान जी को पूरा का पूरा जो है ताकत भरी पड़ी थी, लेकिन लंका जाने के लिए कहा गया तो हाथ पैर फूल गए। जामवंत जी आए, कहा कि तू उल्टा कूदना पड़ेगा, सीधा कूदोगे तो आगे चले जाओगे। तो आज किसान को दान की जरूरत नहीं, जामवंत जी की जरूरत है। और ऐसे जामवंत जब तक नहीं जागेंगे तब तक किसान का कल्याण नहीं होगा। जी, एक सवाल ये कहना है सर मेरा। जी, एक सवाल कान सिंह जी मैं जगदीश पारीक जी से पूछ लूं। आपकी आवाज नहीं आ। हेलो। हाँ जी जी, आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, आ रही है आवाज सर। जी, जगदीश पारीक जी। हेलो। हाँ जी। अरे चिंटू, आवाज आ जी, जगदीश पारीक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है सर। जी जी, एक चीज ये जो जैविक खेती को लेकर के और बजट से जैविक खेती को जोड़ने को लेकर के अभी जो कान सिंह निर्वाण जी ने जो कहा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आखिर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कौन बनेगा जामवंत? क्या हो सकता है? कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है? जमीन पर क्या किया जाना चाहिए? सर, जैविक खेती को जो सरकार बढ़ावा दे रही है, बहुत अच्छा काम है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे देश का हर किसान जैव उत्पाद करे और जो थाली में जहर है उसको बाहर निकालने की कोशिश किसान करे। मृदा में जो जिसका मतलब पावर है वो कम होता जा रहा है और हमारी जो धरती है वो बंजर होती जा रही है। अगर हम लगातार रासायनिक खेती करते रहेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो 0 पर आ जाएगा। इसलिए सब जैविक खेती के ऊपर जोर दे रहे हैं, लेकिन समस्या किसान के पास ये है कि किसान के पास मार्केट नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा क्या है कि ये सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो ऑर्गेनिक का, तो उसका सर्टिफिकेट देने का कायदा जो इन्होंने जो बना रखा है वो बहुत ही पेचीदा है और आम किसान उसको उपयोग में नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको बहुत महंगा पड़ता है। 3-4 साल तक का समय होता है और 3-4 साल के समय के बाद अगर पड़ोसी भी पास में रासायनिक खेती कर ले तो उसको मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए जैविक खेती करना बहुत वो है, फिर भी किसान इसको कर रहे हैं। दूसरी बात, कान सिंह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ। और जैविक खेती को जितना बढ़ावा दिया जाए, जितना मार्केट दिया जाए वो सही है। बाकी किसान को जो प्रलोभन दे रहे हैं, किसान को जो लालच दे रहे हैं, किसान को सब्सिडी के चक्कर में जो फंसा करके और ये कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि आज किसान चारों तरफ से लोन लेने के लिए, लोन में सब्सिडी लेने के लिए इतने कर्जे में आ गया कि किसान की वास्तविक हालत है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है। रही बात दूसरी, सरकार ने जैविक खेती के लिए ही नहीं हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं मेरे जो विचार है स्पष्ट हैं कि किसान को राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। वो एक गाना था ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम जहां थे वहीं पर रह गए। वही हाल है हमारे। कुछ नहीं दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को। बाकी भारत सरकार ने जो कुछ पहले घोषणा की थी उसके आधार पर वो बहुत सही है, लेकिन अब इन्होंने कुछ नहीं दिया। केवल जो जैसे रोते हुए बच्चे के आंसू पहुंचे जाते हैं वैसे आंसू पहुंचे हैं। सुंदराराम जी ने बताया था कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अब दूरगामी परिणाम तो जब होंगे हमें पानी की आवश्यकता आज है। हमने
मैं 8 साल से मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में जाता रहता हूँ। 8 साल से मैं लगातार कहता हूँ कि हमारे यहाँ नहर की आवश्यकता है। हमारे जो 4-5 जिले हैं उनमें पानी की सख्त आवश्यकता है, और वो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है, उसको आप लागू कर दीजिए, नहीं तो उसके दीमक लग जाएगी। और हकीकत में ये होगा, मुख्यमंत्री चले जाएंगे और उसके दीमक लग के रह जाएगी। तो ये चाहते नहीं है। 8 साल से किसान को बार बार वहां बुलाते हैं, बजट में किसान से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है किसान की। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसान से ये कर दिया जाए, उससे कुछ नहीं दिया जाए, तो फिर क्या होगा। इन्होंने चुनाव से पहले किसानों को ऋण माफी के लिए ऐसे सपने दिखाए थे, और आज उन किसान ऋण माफी के चक्कर में उन्होंने पैसा नहीं जमा करवाया, और आज उनका डबल पैसा बैंकों में हो गया। तो कल को उनकी जमीनें कुर्क होंगी, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे जो लुभावने सबने पहले मना कर देते, वोट लेते वक्त ये वायदे क्यों करते हैं, और वायदे करते हैं तो वायदे पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो मेरा कहना ये है, किसान को हर किसी भी तरह का प्रलोभन मत दो, किसान को आजाद रहने दो, किसान को अपने तरीके से खेती करने दो। और वो जो अपने तरीके से हाँ, हो सकता है कि मतलब किसान के पास कोई कमी हो, उसको तात्कालिक किसी ऋण की आवश्यकता हो, तो ऐसे समय में सरकार उसकी मदद करे, बैंकों से उसको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि एक किसान को इस तरह से परेशान करना, वायदे करना, पूरे नहीं करना, ये गलत है। और मार्केटिंग की भी ऐसी कोई व्यवस्था अब तक तो है नहीं, न हमारे पास कोई पानी की ऐसी आवश्यकता है। अब किसान पानी, एक तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि पहले जो किसान थे वो खरपतवार निकाल करके उस हरी खाद को जमीन में वापस मिला करके और खाद के रूप में काम में लेते थे, और खुद निराई गुड़ाई करते थे, दिन भर काम में लगे रहते थे। आजकल ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल होने लग गया, जो खरपतवार, जो खेती में जो भी खरपतवार होती है वो खरपतवार जल जाती है, वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो आगामी जो फसल करेगा किसान, तो उसका तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा। जमीन इतनी वो बीमार हो जाएगी कि उसकी वो जर्मिनेट करने की शक्ति कम हो जाएगी, उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। तो उस पर तुरंत सरकार को पाबंदी लगा दी जाए। पिछले बजट में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन किया था, अब की बार भी बजट में ये निवेदन किया था कि आप उस पर कंट्रोल करो, लेकिन कुछ नहीं है। पहले बात तो पानी की कमी है, पानी के साथ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात, किसान को कंपोस्ट खाद बनाने पर, सुपर कंपोस्ट, कई तरह के जो कंपोस्ट होते हैं उनके ऊपर बनाने के ऊपर ऋण दिया जाए, वाटर रिचार्ज करने के लिए ऋण दिया जाए। क्यों कि जब तक थोड़ा बहुत भी अगर कर लेगा तो अपने परिवार का लालन पालन करने में उसको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ज्यादा खेती तो वो कर नहीं सकता है, लेकिन कम से कम इतनी तो कर लेगा, परिवार या आसपास पड़ोसियों के 10-5 परिवारों के लिए वो तैयार कर सकता है। बाकी हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी की इतनी कमी है, और उस कमी के चलते स्थिति बहुत ज्यादा खराब। मेरे पड़ोस में 12 कुएं हैं, जो 12 कुओं में से एक कुआ मैं वाटर रिचार्ज करके चला रहा हूँ, बाकी जो 11 कुएं हैं सूखे हैं, उनमें प्लाट कट गए हैं। तो खेती की ये स्थिति हो रही है। जी पारिक जी, दूसरी बात, पारिक जी, एक सवाल, रावत चंद जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं और उनसे हमारा है। रावत चंद जी, जो जैविक खेती को लेकर के जो समस्याएं हैं वो भी हमारे मेहमानों ने अभी बताई कि ये मुश्किलें हैं, और जो उम्मीद की जा रही थी, जो किया जाना चाहिए था, वो हमारे मेहमानों का कहना है कि इस बजट में भी वैसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी जैविक खेती को लेकर के एक बार फिर से प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान का बजट पेश किया उसमें भी जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात कही है। तो ये जो घोषणाएं होती हैं केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक की, उन घोषणाओं के बीच में जमीनी स्थिति जैविक खेती की आप क्या देखते हैं? क्या मुश्किलें, क्या चुनौतियां हैं, और क्या हो सकता है समाधान? जी, सभी को नमस्कार। मुझे सोंडाराम जी और जगदीश जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो होगा कि हमारे और राज्य की सरकार अब उनके मुख पे ये तो आने लग गया कि हाँ जैविक खेती भी कुछ
होती है, किसान करते हैं, अब उनके सन लगे हैं हाँ जैविक खेती किसान कर सकता है। तो सरकार नहीं मान के, सरकार को किसानों ने मनवा दिया है कि हाँ जैविक खेती आने वाला भविष्य है और करनी भी चाहिए, और किसान उसको रसायन से अच्छा कर सकता है। तो ये जो सोच है केंद्र सरकार की, और जो अभी राज्य सरकार ने बजट पेश किया है, चलो उसमें कुछ जिक्र किया है, कुछ धरातल पे लाएंगे, कुछ किसान मेहनत करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जरूर एक बढ़िया सकारात्मक दिशा की ओर किसान जाएगा, और किसान का काम आने वाले टाइम में। जी रावल चंद जी के आवाज में कुछ ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है जब जी 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 जी, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में जरूर एक अच्छा किसान के साथ जैविक खेती में एक अच्छा दिशा होने वाली है। किसान सही दिशा में जाएगा और सरकारें भी बढ़ेगी और साइंटिस्ट भी इस चीज को मान जाएगी, हाँ किसान अगर धरातल पे मेहनत करेगा और चाहेगा तो जैविक खेती संभव है और संभव रहेगी। और उसमें आने वाले टाइम में देख लेना आप, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीमें लाएगी तो 100% जैविक खेती की तरफ जाएगी, और उसमें जरूर किसान अपने बलबूते पे, सरकारों पे नहीं, अपने बलबूते पे चाहे तो वो अपना मार्केट भी खड़ा कर सकता है और अपना खेती में नवाचार भी कर सकता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि किसान अगर सक्षम होगा तो गवर्नमेंट अपने आप किसान की तरफ आएगी। जी जी रावल चंद जी, किसान ऑफ इंडिया के हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आज हमारे साथ राजस्थान के मशहूर किसान जुड़े हुए हैं, और उनसे हम कल जो राजस्थान सरकार ने अपना पहला कृषि बजट पेश किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किसान ऑफ इंडिया के हमारे सहयोगी गौरव मंडल और अर्पित दुबे भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। तो हम जो है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उससे राजस्थान में खेती किसानी की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है, और जमीन पर उन घोषणाओं का। जी कांत सिंह जी, हम आपके पास ही आ रहे हैं। आपने दूध का भी, पशुपालन का जिक्र किया था, और आप लगातार जो है वो जुड़े हुए भी रहे हैं कि किस तरह से गोधन का इस्तेमाल खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जो हमारी बुनियाद भी रही है पारंपरिक खेती की भी, और प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की दिशा में बात भी हो रही है। तो 2500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन करने की घोषणा इस बार के बजट में की गई है, और राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी बात की गई है। गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, और कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में गौशाला खोले जाएंगे। पशु बीमा योजना में 150 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। तो आप जिस मुहिम से जुड़े हुए हैं उस मुहिम से जुड़ी हुई ये बजट की घोषणाएं हैं, आप बताएं कि इससे जो पशुपालक किसान है हमारे राजस्थान के, उन पशुपालकों को कितना फायदा होगा, और खेती किसानी में ये घोषणाएं जो हैं वो कैसे कन्वर्ट की जा सकेंगी। सर, इसमें पहली बात तो मैं निवेदन ये करूंगा कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की 2 पद्धतियां अभी चल रही हैं, जैविक और रसायन, और दोनों की दोनों पद्धतियां भारतीय के किसी साइंटिस्ट के द्वारा उत्पादित नहीं है। ये विदेशी लोगों का एक जो है उनके द्वारा ही प्रतिपादित दोनों के सिद्धांत हैं। तो हमारे जितने ये जो साइंटिस्ट का लेवल लगा के जो हमारे लोग जो साइंटिस्ट की डिग्रियां लेकर के जो घूम रहे हैं, वो जब भी जैविक की सेमिनार होती है तो वो रसायन का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैविक और रसायन दोनों शब्द ही किसान के लिए बहुत बड़े घातक है। दोनों के दोनों शब्दों ने ही किसान को इस हालत में पहुंचा दिया है। जब तक गाय आधारित खेती की अकेली चर्चा नहीं होगी, एक गाय से 30 एकड़ जमीन में बम्पर फसल लेने की प्रक्रिया हमारे पास विद्यमान है। उस ज्ञान को देश में क्यों नहीं फैलाना चाहते? प्रामाणिकता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 14 से पीछे पड़े थे, अब जाके ये बात समझ में आई है। वो भी धरातल पे आ जाए तब तारीफ है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 0 बजट प्राकृतिक खेती को बेस किया, अब की बार उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो। अब ये जो दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये गोचर में एक नया षड्यंत्र और लेके आए। गोचर में जो अवैध रूप से जाके बस गए उनको पट्टे काट दिए जाए। हम लोगों को बसाने के खिलाफ नहीं है,
लोगों को बसाना चाहिए, लेकिन जैसे सड़क के लिए जमीन एक्वायर करते हैं और किसी काम के लिए एक्वायर करते हैं, तो वैसे ही सरकार जमीन खरीदे और लोगों को बसाने के लिए मुफ्त में दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन गोचर पे क्यों? गोचर का अर्थ केवल गाय चरेंगी ऐसा नहीं है। गोचर सूक्ष्म जीवाणु की बैंक है। जब गोचर नष्ट हो जाएंगे तो सूक्ष्म जीवाणु धरती से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि खेतों में तो ये रसायनों से मार रहे हैं, और गोचर में लोगों को बसा देंगे तो सूक्ष्म जीवाणु कहां जाएंगे? गाय के स्थान पे ये गोचर पे जो एकाधिकार कराने का एक अभियान जो चला रहे हैं, उसके राजस्थान के किसान और राजस्थान के गो भक्त इसकी घोर आलोचना करते हैं। ये सरकार को समझना चाहिए। और तीसरी जो बात आपने कही, मैंने बार बार कह रहा हूं मैं आपको कि ये पशुपालन की जब तक सही कीमत नहीं मिलेगी, ये फेट में आज भी दूध, गाय का दूध जो है, अमेरिकन गाय, देसी गाय का दूध 25 से 30 रुपए किलो ले रहे हैं सर। अच्छी कंपनी का पानी जो है 40 और 50 रुपए लीटर बिक रहा है। 2 रुपए देकर के कौन सी महारत करेंगे ये? तो ये सब बातें समझनी पड़ेंगी सरकारों को। हम सरकार की नियत पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार सही सिस्टम को सलाहकारी से समझ नहीं रही है। ये ब्यूरोक्रेट्स ही इनके भर देते हैं, जिनमें इन लोगों का कमीशन होता है। वो नीतियां तो लागू हो जाती है, जिसमें किसान का हित होता है वो दूर चली जाती है। सब सरकारों की यही पोजीशन है। तो हमें आशा थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान की बात समझने वाले व्यक्ति हैं, पर ढाक के 3 पात वही के वो आए हैं और कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आया है। तो सरकार जब तक धरातल को नहीं समझेगी, धरातल से काम करने वाले लोगों की बात, अब यदि फिर भी ये जैविक के नाम से, मैं फिर सुझाव दे रहा हूं आपके माध्यम से सरकार को, यदि इसको ईमानदारी से करना चाहती है तो जैविक में सबसे पहले तो ये तथाकथित जो गले में सर्टिफिकेट डाल के घूम रहे हैं कंपनियां, जिन्होंने कब्जा कर रखा है किसानों पे, एक एक कंपनी के पास 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख किसान जो उनकी मोबाइल उसमें कंप्यूटर में बैठे हैं, उनको उनसे मुक्त किया जाए और सरकार सीधा सर्टिफिकेट दे किसान को, यदि ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट की जरूरत है तो। बाकी तो जितने सर्टिफिकेट है वो प्रमाण पत्र नकली लोग लेके घूम रहे हैं, असली को जरूरत ही नहीं है। ये जो आपके पैनल में बैठे हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनका माल घर से बिक जाता है। तो हर किसान का क्यों नहीं बिके? इसकी प्रामाणिकता के साथ किसान काम करे। हमने सरकार से कहा कि फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली फार्मर का फार्मूला चालू कर दीजिए। आप अपने से शुरू करें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने से शुरुआत करें। एक रात जाकर के वो किसी किसान के घर पे बिताएं और उसका सामान ला करके अपने घर में खाएं। क्यों नहीं करते ऐसी शुरुआत ही? यदि किसान की हितैषी है तो ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है सर। ये मेरा इनसे निवेदन है। अब यदि ईमानदारी से जैविक खेती को करना चाहते हैं तो इसके लिए सीधा सा सुझाव है कि ये जैविक खेती जो प्राकृतिक गाय आधारित बिना जहर की खेती करने वाले किसान हैं, उनके यहाँ ये किसानों की सेमिनार कराएं, उनके यहाँ ट्रेनिंग दिवाएं पूरे प्रदेश में। ये आपके जो कृषि अधिकारी हैं जो आते ही सबसे पहले डीएपी यूरिया की बात करते हैं, छिड़काव और रसायनों की बात करते हैं, इनको इन शिविरों से केवल व्यवस्था करने में लगाया जाए, ज्ञान देने में नहीं लगाया जाए इनको। और यदि ज्ञान देने में लगाना है तो इनमें भी बहुत सारे भले लोग हैं जो प्राकृतिक गो आधारित खेती यानी सूक्ष्म जीवाणु से खेती करने में महारत रखते हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं कृषि विभाग के अधिकारियों की खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो कह रहे हैं कि किसान का हित होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें, नहीं तो मामला गड़बड़ है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पारिक साहब ने कहा पानी की, आज भी नहरों में, मैं आपको बताऊं जैसलमेर की नहरों की पोजीशन ये है कि जहां समृद्ध लोग हैं वहां की नहरें तो एकदम ठीक है, और बाकी आम किसान के जो खाड़े जा रहे हैं उनकी हालत देख लो तो पानी आधा तो रास्ते में खराब हो जाता है। कोई सुनाई नहीं करता है। ये सब के सब एक एक एमएलए को पकड़ लेते हैं, मंत्री को पकड़ लेते हैं, किसान की जूं जितनी परवाह नहीं करते हैं ये लोग। केवल वोटों वाले दिन जरूरत होती है किसान की तो तब जातियों में बांट देते हैं कि जाति का ठेका छूट जाएगा, उस जाति का ठेका छूट जाएगा तो किसान तो बिक जाएगा, इनको पता है। तो किसान को 3 चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, जातिवाद से, पार्टीवाद से और ये वंशवाद से। ये बात है, ये जब तक किसान नहीं करेगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। जी सर, मेरा अगला सवाल जगदीश पारिक जी से होगा
कि अभी जैसे लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त बीज मिलने की बात हुई है, और साथ में एक दूसरी चीज का भी जिक्र हुआ है कि जो बीज की प्रयोगशाला बनेंगी। लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपने खुद का बीज विकसित किया है, कि जो एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की बात है। तो आप इन दो चीजों को कैसे देखते हैं कि जो ये मुफ्त बीज मिलेंगे और कोई भी किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, कि जिस तरीके से आपने खुद का बीज विकसित किया और अपने जो पूरे गांव है और बाकी पूरे देश भर में उसको फैलाया, तो उस तरफ कैसे किसान जा सकता है? जी, मेरा निवेदन है कि जो खेती होती है ना, वो खाद और बीज से नहीं, तजवीज से होती है। आप कितना भी खाद डालो, कैसा भी बीज डालो, ये उस पर डिपेंड नहीं होता। उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, उस पर सारा निर्भर करता है। तो पहले बात तो ये कि जैविक जो किसान होगा, जो जैविक खेती कर रहा है, वो दूसरे के बीज पर विश्वास नहीं करके वो स्वयं का बीज तैयार करेगा। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो स्वयं के पास नहीं होते हैं, तो वो ये देखेगा कि जैविक खेती करने वाला मेरे से संबंधित या जिस मेरा विश्वास पात्र कौन किसान है, उससे वो बीज लेगा और वो बीज लेकर के करेगा। क्योंकि हम जब खेती जैविक कर रहे हैं और फिर हमको मिर्च बोनी है या प्याज बोना है या और कोई सब्जी बोनी है और बीज जा करके दुकान से लेकर के आ रहे हैं, तो फिर जैविक खेती का महत्व क्या हुआ? इसलिए जैविक खेती करने वाला किसान है, वो स्वयं का बीज तैयार करेगा। और जब स्वयं का बीज किसान का होगा, स्वयं किसान की मेहनत होगी, किसान का पानी होगा, तो फिर किसान को बहुत कम खर्चे में जैविक खेती होगी। तो मेरी मान्यता ये है कि बीज वगैरह जो भी कुछ है, खाद तैयार करना है, ये किसान स्वयं करे। जब तक किसान स्वयं नहीं करेगा, तब तक किसान जैविक खेती करने में आगे नहीं बढ़ सकता है। किसान जब ही आगे बढ़ेगा, जैविक खेती के साथ पशुपालन करे, पशुओं से जो गोबर तैयार होता है उससे कंपोस्ट तैयार करे और बार बार जमीन में निराई गुड़ाई करे। दूसरी बात ये है कि जैविक खेती कर रहा है किसान, तो उसको कैसे देखा जाए? तो सबसे बढ़िया परीक्षण करने का किसान का तरीका ये कि किसान की जमीन में जाकर जो बुआई की हुई जमीन है उसमें या उसकी सीमों के आसपास में फावड़े से मिट्टी खोद करके उसमें देखा जाए कि 1 किलो मिट्टी के डेले में केंचुए के कितने छेद हैं और उन छेदों में केंचुए द्वारा तैयार की हुई मिट्टी की गोलियां कितनी हैं, और वो मिट्टी की खुशबू आपको बता दे कि ये वास्तव में जैविक किसान है और उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। क्योंकि सर्टिफिकेट का तो बहुत ही लेने का तरीका है, वो बहुत पेचीदा है, बहुत कीमती है, इसलिए किसान नहीं ले सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जैविक खेती में किसान को जितना मुनाफा है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। एक नाई जो 50 पैसे की ब्लेड से दाढ़ी बनाता है, तो उसके 50 पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसान सब चीजें अपनी बीज तक खुद का होता है, मेहनत खुद की होती है, पानी होता है, पशु उसके पास है, तो वो 50 पैसे भी उसके नहीं लगते हैं। इतनी सस्ती है जैविक खेती। रासायनिक खेती में हजारों रुपए का खाद ला करके डालना पड़ता है, दवाइयां ला करके डालनी पड़ती हैं, और उसके अलावा अन्य कई चीजें जो होती है ना, वो बाजार से जब बाजार से जो किसान जब खरीदने लग जाता है तो वो सक्सेस नहीं होता है। जी, मेरा अगला सवाल सुंदराम जी से होगा। सुंदराम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने 1 लीटर पानी से पेड़ की जो बात की है कि पूरा पेड़ उससे में जो पूरा पेड़ विकसित होने के लिए सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगा। जी। और जो जगदीश पारिक जी भी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा राजस्थान में समस्या है वो पानी की। बिल्कुल तो ये सही पानी बात की है। समस्या कैसे आपने दूर की थी, जो और भी जगह एक उदाहरण बन सकती है? देखिए, एक तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक में जो बरसात बरसती है और जमीन में पानी अवशोषित होता है, उसका संरक्षण किया जाता है। और वो संरक्षण हमारी परंपरागत तरीका है कि 2-3 जुताई करके और उस खेत में जो भी बरसात होती है उसका पानी वो संरक्षित हो जाता है। और जो पौधे लगाने का समय है वो सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं,
ताकि आगे सर्दी का समय आ जाए। पौधों को बढ़वार के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और जब तक वापस गर्मी आती है तब तक वो जो पौधा है वो अपनी जड़ें इतनी विकसित कर लेता है कि उसको फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी पानी बरसता है जमीन में अवशोषित होता है उसको एक तो संरक्षित करें। दूसरा, हमने एक कार्य ये किया कि जो हमारे पास 15 साल पहले का बगीचा लगाया हुआ है अनार का, तो उसमें थोड़ा सा पानी था, हमने ड्रिप से कर लिया। बाद में जब वो पानी खत्म हो गया, पूरे क्षेत्र में ही खत्म हो गया, तो फिर हमने टैंकरों से उस पानी को लाकर बगीचे को जिंदा रखा। लेकिन टैंकरों वालों ने भी 4-5 साल पहले जवाब दे दिया कि पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो 1 हेक्टेयर का बगीचा था उसमें पौधों की लाइन जो थी, पौधों की लाइन को खुला रखा। पौधों के बीच में खाली जगह हमने पॉलीथीन बिछाई, यानी 1 हेक्टेयर में करीब 2/3 हिस्से में 6000 वर्ग मीटर में पॉलीथीन बिछाई। उससे सीकर की परिस्थिति में जहां 40 सेंटीमीटर बरसात होती है, 1 हेक्टेयर से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो गया, और उस 20 लाख लीटर पानी से 10 लाख लीटर में तो सिंचाई बगीचे की करते हैं, और 10 लाख लीटर जो बचता है उससे हम दूसरी सब्जियां या खेती कर लेते हैं। तो पानी का जो बचाने का तरीका है वो जल को संरक्षित करना और जल का संग्रह करना। और आप ये देखिए 100 सालों में बरसात में कोई कमी नहीं आई है, औसत बरसात में पैटर्न बदला है। तो हम कुछ नए नवाचार करके ही पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। नहरों में पानी बहुत सीमित है, पीने का पानी आ सकता है, और जितना भी कहीं पीने का पानी जाएगा उतना किसानों के लिए जहां जिस एरिया में चल रहा है उससे उतना कम होगा। तो नहरों में कोई ये उम्मीद नहीं करें कि नहरों का पानी आके सिंचाई करेगा। जितना पानी की क्षमता थी, जो भी पानी बहने वाला था उसका पूरा उपयोग किया जाता है। और नए जो जल संरक्षण के जो तरीके हैं, छोटे छोटे जो एनीकट है या जो फार्म पॉन्ड है, उनसे पानी इकट्ठा होगा और वही आगे भविष्य में काम आएगा। जी, तो मैं आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना भी चाहूंगा कि अगर आप भी अपना कोई सवाल है तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, और इस जो हमारी लाइव सेशन है इसको लाइक कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि जो अभी आगे अगर कोई आपको समस्या आ रही है खेती किसानी में, तो हमारे साथ जितने भी किसान बैठे हैं वो उसका समाधान दे सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज है जी सर, आप बताइए। कृषि संयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5000 रुपए देने और राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन की शुरुआत करने की इस बजट में घोषणा की गई है। और हमारे सहयोगी गौरव मंडाल कृषि में तकनीक को बढ़ावा मिलने को लेकर और इसकी जो जमीनी स्थिति है उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में जाकर के राजस्थान में भी वो गए हैं और ये समझने की कोशिश करते रहे हैं कि कृषि में तकनीक का जो बातें की जा रही हैं और जो जमीन पर स्थिति है उसके बारे में सच जो है वो सामने लाते रहे हैं। तो गौरव अगला सवाल पूछना चाह रहे थे। गौरव जी, जैसे कि बजट में जब पेश किया गया और बोला गया कि कृषि यंत्र खरीदने को भी बढ़ावा दिया गया और उसी के लिए कृषि तकनीक मिशन भी शुरू किया है, तो क्या इससे कृषि यंत्र जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान में जो किसान है वो कृषि तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे? गौरव किससे पूछ रहे हैं सर? रावल चंद जी से। रावल चंद जी अभी हमारे साथ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं जी। तो कान सिंह जी। सर मेरा ये मानना है कि सरकार इसमें भी बड़े गौच-पोच कर रही है। जैसे इन्होंने कहा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ट्रैक्टर दे देंगे उसको किसान। हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो कहावत है कि सिर की तो होली वेज की भी बाइये ही उड़ जावे। यहाँ ये समूह में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल व्यक्तिगत परिवार या व्यक्तिगत किसान को जब तक ये सहायता नहीं पहुंचेगी तब तक समूह में तो बात करना ही बेईमानी। राजस्थान में ये कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो ये फिर इसको उलझा रहे हैं
और सब्सिडियों की प्रक्रिया इतनी खतरनाक है 8,000 वाली कि एक मेहनत, जैसे पारिक जी कह रहे थे ना कि मैं कह रहा हूं इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जो पारिक जी ने कहा वो एकदम सही कहा है। प्राकृतिक गो आधारित खेती करने वाले किसान का 1 रुपया घर से बाहर जाता ही नहीं है। क्यों जाए वो? आप बताइए, भारत के इतिहास में किसी भी कालखंड में किसान कभी जो है भीख मांगता नजर आया क्या? जिस राजा के राज में किसान की माली हालत बढ़िया होती थी, वो राजा जो है बड़ा राजा माना जाता था। कभी किसी कालखंड में किसान ने कभी दान मांगा ही नहीं। ये षड्यंत्र करके इनको क्यों भिखारी बना रहे हैं ये लोग? किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसान की ताकत किसान के पास में है। किसान का 1 रुपया घर से बाहर नहीं जाए, हमारी परंपरा थी। पारिक जी जैसे कहा, बीज हमारा था, मेहनत करने वाले हम थे, बिजाई हमारे बैल और ऊंट से होती थी, सब कुछ हमारे घर में था। और जो हमारे पास नहीं होता था उसका हम आपस में आदान प्रदान करते थे। तो आत्मनिर्भर, जैसे अभी सुंदराराम जी ने कहा पानी वाली, जैसे पानी में जहां गायब हो गई है उसमें पन्नी बिछाने के लिए प्रत्येक किसान जो इस व्यवस्था में है उसको डायरेक्ट सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन वो इतने भटकाव है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर भटको, फिर 12 महीने। मैं आपको बताऊं, आज तक ईमानदारी से 25 पैसे की मैंने किसी सरकार से कभी कोई सब्सिडी नहीं ली, न फवारों पे ली, न ट्रैक्टर पार्ट्स पे ली, कहीं पर भी नहीं ली। जो सब्सिडियां ले रहे हैं वो वहीं बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो किसान किसानी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको तो केवल एक ही कहानी है, सरकार अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे। ये देश सोने का शहर बन सकता है। और मैं सब सरकारों से कहना चाहता हूं कि इस देश को और इस प्रदेश को यदि अव्वल देखना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं, तो वो सामर्थ्य न उद्योगों में है, वो न सामर्थ्य आपकी कलम और तलवार में है, वो सामर्थ्य सिर्फ देश के किसान में है। किसान समृद्धिशाली तब होगा जब जमीन समृद्ध होगी, और जमीन समृद्ध तब होगी जब गाय समझ में आएगी। ये गाय के बिना देश में जीना दुश्मन हो जाएगा। आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से पूरे देश को चैलेंज देके कहता हूं, जो गो आधारित खेती, गाय पालने वाले किसान के घर में एक के भी कोरोना से मौत हुई हो, उसका कोई नाम बता दे, मैं इनाम दे दूंगा। देश को बचाने का एकमात्र माध्यम है बीमारी से, धरती को बीमारी से, आदमियों को बीमारी से, और इस देश को बीमारी से बचाना है तो गाय की शरण में आना ही पड़ेगा। ये बात सब आप जैसे प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, आप जैसे जो धरती से जुड़े हुए जो काम करने वाले लोग हैं, वो और हम जैसे किसान जो हैं, वो सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि दूसरा कोई चारा नहीं हमारे पास में। मेरे पास में आज की तारीख में, मैं अभी भी मेरा गेस्ट हाउस, मेरे घर में काफी जो लोग, अब 2 चीजें क्यों इन सरकारों के समझ में नहीं आ रही है। जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है। आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं वो गाय के गोबर से लिपी हुई है। वो कह रहे हैं कि इस गोबर की सुगंध से, ये गोबर की दीवार जो है, इसकी सुगंध से स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी कभी नहीं हो सकती उस घर में। तो कहां दिक्कत है? हम किसान को क्यों नहीं बताया इस ज्ञान को? मेरा 3 साल का इस पे काम किया मैंने, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस एटमॉस्फेयर में कोई हानिकारक कीटाणु पनप नहीं सकते, और पनप जाते हैं तो इस गोबर पे बैठने के बाद रोग नहीं फैला सकते। 25 पैसे की गोली दवाई नहीं जानता। वेटनरी का डॉक्टर कभी मेरा गेट नहीं खोलता। राजस्थान की अच्छी नस्ल के घोड़े पालता हूं, गाय की शरण में रहता हूं, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब पाल रखे, कभी बीमार नहीं पड़ते। न मैं खुद मेरे शरीर में कोई रोग जानता। तो ये बात, किसान की बात आखिरी छोर तक पहुंचे, लोगों के समझ में आए। अब रात को लोग आते हैं, लोग आकर के यहाँ का वातावरण देखते हैं, खाना देखते हैं, स्वाद चखते हैं, और फिर कहते हैं साहब ये सावना तो हमें भी चाहिए। पूरे मैंने खेत में मेरी पूरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, हमने प्रोसेसिंग में सत्यानाश करा दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, एक बहुत बड़ी नीति लाए, मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब एक बहुत शानदार नीति लाए थे। प्रोसेसिंग देश का पहला राज्य बना था जिसमें प्रोसेसिंग पे 2 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए की तक सब्सिडी थी। हमने बहुत शानदार स्वागत किया। मैंने खूब जगह भागदौड़ की, खूब लोगों को प्रचार किया, पर वो की वो कहानी आ गई। मैं एक बहुत जिम्मेदार आईएएस ने कहा कि
ये सब बातें जो है आपको लाभ देने के लिए नहीं है, ये तो सरकार के प्रचार के तरीके होते हैं। अब इन्होंने बैंक से जोड़ दिया। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं 2 महीने पूरी फाइलें बढ़ा के घूमता रहा, मैं बैंक से लोन की अप्लाई नहीं कर सका। मैंने उनसे कहा कि सर किसान को लोन के चक्कर में मत पटको साहब, 10,000 की, 10 लाख की, 20 लाख की किसान अपनी यूनिट लगाए, तो जो सुविधाएं आप बैंक के लोन में दे रहे हैं वो किसान को नगद में भी दे दें। कहां तकलीफ थी इनको? यदि ईमानदारी से काम करना होता था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। जब तक प्रोसेसिंग देश की मजबूत नहीं होगी तब तक न किसान सुधरेगा, न देश के जो खाद्य पदार्थ खाने वाले लोग हैं वो जहर खा रहे हैं। अब आप देख लो, इस देश की परंपरा में कभी मसाले कूट कर पीस करके नहीं खाए जाते, या तो बांट के खाते थे या कूट के खाते थे। आज पूरा देश पीसा हुआ खा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पूरी नष्ट हो गई। आयुर्वेद कहता है तेल एक बार गर्म होना चाहिए, और देश में पूरे में तेल जो आग उगलता है वो बाहर निकल रहा है, और दोबारा रसोई में जाके गर्म होता है और वो जहर बन जाता। ये प्रोसेसिंग की यूनिटें छोटी छोटी किसानों के खेतों में क्यों नहीं लगे? लेकिन सरकार नहीं चाहती, इनको बैंक से जोड़ दिया। अब बैंक में किसान जो है वो तो उद्योगपति जाते हैं बैंक में, तो किसान कैसे जाए? जो 10 लाख का लोन दे, 20 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखो, तो 20 लाख की प्रॉपर्टी होती तो तुम्हारे पास क्यों आएगा वो? तो ये सरकारें, सबकी सब सरकारें जब तक किसान की धरातल की बात को नहीं समझेंगी सर, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये दान की बातें दे करके बरकला रहे हैं लोगों को कि वो डोनेशन कर दिया और वो मुफ्त में दे दिया, इनको आदमखोर बना रहे हैं। मुफ्त में दे दिया तो फिर बैंकों के कर्ज आज किसान इसलिए अटका पड़ा है, एक बार उसके मुंह पे खून लगा दिया। हर बार नियत यही रहेगी, हर सरकार से यही उम्मीद करके बैठ जाएंगे हम। तो ये मुफ्तखोरी सरकार बंद करे। ये मुफ्तखोरी का भार किस पे पड़ेगा? ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो मुफ्त में देते हैं या दे रहे हैं, तो क्या वो झाड़ी से तोड़ के लाएंगे क्या एक्स्ट्रा अपने यहां से? प्रदेश का बजट, ये इतना घाटे में बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी, कोई जादू की छड़ी घुमा करके इस घाटे को पूरा कर देंगे क्या? ये घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं जो है, ये सांडसाला, अभी सुंडाराम जी कह रहे थे नंदीसाला की बात, जो गौशाला की बात की है, ये तो पिछले बजट में भी की थी, कहां गया वो? ये चुनावी बजट है, चुनाव में लोगों को एक बार झुंझुना बजा दिया जाए और धरातल की बातें कर जाते हैं तो ये भारत, मैंने इनसे कहा था कि भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में आप अमर हो जाएंगे। ये जीरो बजट प्राकृतिक खेती एक चालू कर दीजिए देश में, प्रदेश में, किसान के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझाने का काम कर दीजिए। अभी भी यदि जीरो बजट के नाम से वापिस उस पर आ जाते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि साधुवाद है मुख्यमंत्री जी को। जी, रावत चंद जी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ अभी भी, तो सुंदराराम जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी जब कृषि तकनीक पर हमने सवाल पूछा था तो आपने इशारा किया था हमें, तो बताइए जो कि कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में घोषणाएं जो की गई हैं, और देखिए, मैं कुछ मूलभूत तथ्य रखना चाहता हूं कि सरकार के पास उनकी जो कृषि की जो तकनीकें हैं उनको प्रसारित करने के लिए बहुत बड़ा कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि अनुसंधान केंद्र हैं। उसके बावजूद भी सबको ये कहना पड़ता है कि किसानों के पास पूरी तकनीक नहीं पहुंची है। तो जैविक खेती के लिए तो कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं अभी बना है कि उसको प्रचार प्रसार कैसे करें। तो एक तो ये थोड़ी सी बहुत, मतलब उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है, जानकारी में भी है कि जैविक खेती करने वाले कई लोग विधायक हैं, राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो उसके बावजूद भी जब कोई चीज को धरातल पर लेके आते हैं तो उसमें बड़ा मतलब जोर आता है। आप ये देखो, सीकर जिला है वो जैविक खेती करने में अग्रणी जिलों में है, उसके बावजूद भी सीकर जिले में पिछले साल उर्वरकों का जो प्रयोग है वो बढ़ा है। जो देखते हैं वहां आंकड़े देखते हैं तो बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर
जो एफपीओ जो बना रहे हैं कि जैविक खेती के लिए एफपीओ बना रहे हैं, और उनको ही तो पूरा वो सुविधाएं दे रहे हैं, उनको ही लेबोरेटरी दे रहे हैं, उनको ही गोदाम दे रहे हैं, उनको ही जो साधन दे रहे हैं। तो ये सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम व्यक्तिगत तो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये तो अभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि जितने ज्यादा एफपीओ हो उतने अच्छे हैं और उनको सहायता दे रहे हैं। तो ये एक नीतियां होती हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऋण माफी है और अनुदान, इसको अलग नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में ऋण माफी इतनी थी कि उसमें बाकी का जो पूरा बजट, ऋण माफी को छोड़कर जो बाकी का पूरा बजट है वो उसमें समावित हो जाएगा। यानी जितने भी ये दिए हैं, आप ये देखो कि अगर दिन में बिजली मिलती है 1 साल बाद में, तो उसका सीधा असर किसान पर पड़ेगा, उसकी बड़ी मांग है वो। और कुछ जो ये तारबंदी की बात है, तो इतनी लंबी मतलब बड़ी वो अनुदान राशि थी, लेकिन किसी ने फायदा नहीं उठाया, उठा नहीं सके क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं थी। तो अगर व्यक्तिगत की है तो होगा, जरूर होगा। और फलदार पौधे आज जानते हैं कि बहुत महंगे उनके पौधे आते हैं, 100 रुपए 50 रुपए। तो अगर उसमें 50 से 75% अनुदान अगर ये इम्प्लीमेंट योजनाएं होती है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर जो 10-10 साल के कनेक्शन बाकी हैं देने में, 10 साल के पेंडिंग पड़े हुए हैं, और सरकार ने अगर घोषणा की है कि हम 2 साल में 21 फरवरी तक का जो जितना भी जो आवेदन है उनको सबको पूरा करेंगे, शायद 3.38 लाख रुपए हैं वो। और नंदीशालाएं थी, अब भी हैं, लेकिन रजिस्टर्ड कोई भी गौशाला उसके लिए तैयार नहीं होती है। अब जब इतना लंबा चौड़ा, पहले 25 लाख रुपए थे या 60 लाख रुपए थे या 50 लाख रुपए थे, 1 करोड़ रुपए किया है हर ब्लॉक पर, तो ये बड़ी समस्या है। इसको कोई अवेयर नहीं कर सकते हम कि आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे हर किसान त्रस्त है। अब ये किसानों पर निर्भर करता है कि वो अपनी गौशालाएं बनाएं और सरकार के इस कार्यक्रम का उपयोग करें। तो वो तो सब पर निर्भर है कि सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत आप लोगों से बहुत कुछ जानने को मिला, और जिस तरह से आपने हर पहलू पर, चाहे वो पशुपालन हो, तारबंदी योजना हो, कृषि तकनीक हो, जैविक खेती हो या सिंचाई हो, इस पर बजट के बारे में अपनी राय रखी। उससे इस बजट के पहलुओं का जमीन पर जो किसान लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, उसे समझने में काफी मदद मिलेगी राजस्थान के किसानों को भी। और हमें भी हमेशा से हम ये कहते भी आए हैं कि खेती किसानी के बारे में एक किसान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। उनका अनुभव होता है, वो उससे सीधे जुड़े होते हैं, वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं और उसका रिजल्ट भी देखते रहते हैं। तो खेती किसानी के असली एक्सपर्ट जो है, इसीलिए हम हमेशा किसान ऑफ इंडिया पे यही बात कहते हैं कि वो किसान ही होते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में भी हमने यही देखा। आगे भी हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की सीमा है और ये वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो फिर कभी अलग अलग पहलू पर इसी तरह आप लोगों से जुड़े रहेंगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप सभी वरिष्ठ मेहमानों का, सभी लोगों का किसान ऑफ इंडिया की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार सर, जो आपने अच्छा मुद्दा किसानों की जमीन से जुड़ी हुई बातें उठाई, उसके लिए आपको साधुवाद। जी ठीक, नमस्कार।